तो आज हम बात करने वाले हैं भारतीय इतिहास के एक ऐसे पल की जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। 1857 की क्रांति। ये सिर्फ एक विद्रोह नहीं था, ये ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक ऐसी आंधी थी जिसने पूरे भारत को हिला दिया था। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इसकी पूरी कहानी। जरा सोचिए, लगभग 100 सालों से ब्रिटिश नीतियों की वजह से एक गुस्सा था जो लोगों के दिलों में अंदर ही अंदर सुलग रहा था। माहौल पूरी तरह से तैयार था, बस एक चिंगारी की जरूरत थी और सब कुछ भड़क उठता। तो सवाल यह है कि आखिर वो आखिरी चिंगारी थी क्या? और वो चिंगारी थी चर्बी वाले कारतूस। एक ऐसी चीज जो सिर्फ एक हथियार का हिस्सा नहीं थी, बल्कि सीधा सैनिकों के धर्म और उनकी पहचान पर हमला थी। तो हुआ ये कि अंग्रेज एक नई राइफल लाए, एनफील्ड राइफल, और इसके कारतूस को लोड करने के लिए उसे दांतों से छीलना पड़ता था। यहीं से सारी बात बिगड़ी। एक खबर तेजी से फैल गई कि इन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है। अब देखिए, गाय हिंदुओं के लिए पवित्र है और सूअर मुसलमानों के लिए हराम। तो ये सिपाहियों के लिए कोई मामूली बात नहीं थी। उन्हें लगा कि ये उनके धर्म को भ्रष्ट करने की एक सोची समझी साजिश है। तो बस एक छोटे से कारतूस ने कैसे पूरे देश में आग लगा दी, चलिए देखते हैं। और ये आग बहुत तेजी से फैली। कहानी शुरू होती है 29 मार्च 1857 को। बैरकपुर में मंगल पांडे नाम के एक सिपाही ने साफ मना कर दिया। कहा, मैं इन कारतूसों का इस्तेमाल नहीं करूंगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने अपने अफसरों पर हमला भी कर दिया। उन्हें फांसी दे दी गई, पर उनकी शहादत एक मिसाल बन गई। और फिर 10 मई मेरठ के सिपाहियों ने मिलकर बगावत कर दी। उन्होंने दिल्ली की तरफ कूच किया और बस यहीं से क्रांति की असली शुरुआत हुई। लेकिन जैसा कि हमने पहले भी कहा, यह कहानी सिर्फ कारतूसों की नहीं थी। ये तो बस वो आखिरी तिनका था। असल वजह तो कोई ज्यादा गहरी थीं, जो सालों से इस विद्रोह की जमीन तैयार कर रही थीं। यह समझना बहुत जरूरी है। देखिए, कारतूस तो सिर्फ एक माचिस की तीली थी। असली बारूद तो वो तो पिछले कई दशकों से जमा हो रहा था। अंग्रेजों की नीतियां, उनका बर्ताव, ये सब मिलकर एक बड़ा ज्वालामुखी बना चुके थे। ऐसी ही एक नीति थी लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। सुनने में बड़ा मुश्किल नाम लगता है, पर इसका मतलब सीधा था। अगर किसी राजा का अपना कोई बेटा नहीं है तो उसका राजपाट सीधे अंग्रेजों का हो जाएगा। इस एक नियम ने सतारा, नागपुर और हां, झांसी जैसे कई राज्यों को निगल लिया। जाहिर है, इससे राजा महाराजाओं में खलबली मच गई। और फिर 1856 में उन्होंने एक और बड़ी गलती कर दी, अवध पर कब्जा। अवध कोई छोटा मोटा राज्य नहीं था, बहुत अमीर और अहम इलाका था। इस एक फैसले ने न सिर्फ वहां के नवाब और लोगों को नाराज किया, बल्कि इसने सीधे सीधे सेना के अंदर आग लगा दी। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश सेना के बहुत सारे सिपाही अवध के ही रहने वाले थे। ये उनके घर, उनके सम्मान पर सीधा हमला था। तो अब आप समझ रहे हैं, ये सब चीजें राजनैतिक, आर्थिक, धार्मिक सब मिलकर एक हो गईं। अब लोगों का मकसद सिर्फ किसी एक नियम का विरोध करना नहीं था। अब लक्ष्य एक ही था, अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना। और जब इतनी बड़ी लड़ाई हो तो जाहिर है बड़े बड़े नेता भी सामने आते हैं। चलिए देखते हैं कि इस विद्रोह की कमान किनके हाथों में थी। देखिए, ये विद्रोह खासकर उत्तर भारत में फैला। दिल्ली में सिपाहियों ने आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना सम्राट मान लिया। कानपुर की बागडोर संभाली नाना साहब ने। अवध में बेगम हजरत महल ने मोर्चा संभाला। और झांसी का नाम आते ही तो एक ही चेहरा सामने आता है, रानी लक्ष्मीबाई का। बिहार में भी कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। और रानी लक्ष्मीबाई का वो अमर नारा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये उस दौर के हर हिंदुस्तानी की आवाज थी, जो अपनी जमीन, अपने हक और अपने सम्मान के लिए लड़ने को तैयार था। इन बड़े चेहरों के साथ साथ मंगल पांडे जैसे पहले शहीद थे, तात्या टोपे जैसे जबरदस्त सेनापति थे। पर एक बात हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए, इस पूरी क्रांति की रीढ़ की हड्डी वो आम सिपाही थे। वही थे जिन्होंने पहली आवाज उठाई और वही थे जो आखिर तक लड़ते रहे। लेकिन इतनी हिम्मत, इतनी कुर्बानियों और इतने बड़े पैमाने पर फैले इस विद्रोह के बाद भी ये नाकाम क्यों हो गया? आखिर कमी कहाँ रह गई थी? चलिए इसे समझते हैं। अगर हम दोनों तरफ की ताकत को देखें तो एक तरफ थे हमारे विद्रोही। जुनून था, संख्या थी, लेकिन एक सेंट्रल लीडरशिप नहीं थी। कोई एक कमान नहीं थी जो सबको साथ लेकर चले। आधुनिक हथियार भी नहीं थे। वहीं दूसरी तरफ अंग्रेज थे, पूरी तरह ऑर्गेनाइज्ड, बेहतरीन हथियारों से लैस। और इस विद्रोह को कुचलने के लिए उन्होंने जुल्म की हर हद पार कर दी।
और धीरे धीरे विद्रोह के बड़े बड़े किले ढहने लगे। हमारे नेताओं का अंत बहुत दुखद रहा। बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर रंगून भेज दिया गया। रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर में लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुईं और तात्या टोपे को पकड़कर फांसी पर लटका दिया गया। जब नेता ही नहीं रहे तो संगठित लड़ाई भी बिखर गई। तो अगर हम विफलता के कारणों को देखें तो मोटे तौर पर 3 बड़ी वजहें थीं। पहली, एकता की कमी। ये विद्रोह पूरे भारत में एक साथ नहीं फैला। दूसरी, जैसा हमने कहा, हमारे पास मॉडर्न हथियारों की कमी थी। और तीसरी, एक मजबूत सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन का ना होना। इन सब ने मिलकर हमारी हार तय कर दी। ठीक है, तो विद्रोह को दबा दिया गया। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं। असल में इस हार ने भारत के भविष्य पर एक ऐसी छाप छोड़ी जिसे मिटाना नामुमकिन था। इसका सबसे पहला और सबसे बड़ा असर क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म, हमेशा के लिए। लंदन में बैठी सरकार को समझ आ गया कि एक ट्रेडिंग कंपनी के भरोसे इतने बड़े देश को नहीं छोड़ा जा सकता। तो 1858 में एक नया कानून आया और भारत का शासन सीधे ब्रिटेन की महारानी के हाथ में चला गया। यहीं से ब्रिटिश राज की औपचारिक शुरुआत हुई। अब इस पूरी घटना को इतिहास में कैसे देखा जाता है? देखिए, इसको लेकर 2 अलग अलग नजरिए हैं। अंग्रेज और उनके कई समर्थक इसे सिर्फ एक सिपाही विद्रोह यानी सिपॉय म्यूटिनी मानते थे कि ये बस कुछ नाराज सैनिकों की बगावत थी। लेकिन दूसरी तरफ वीडी सावरकर जैसे राष्ट्रवादी विचारक थे जिन्होंने इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। उनका मानना था कि ये पूरे राष्ट्र की आज़ादी की पहली बड़ी कोशिश थी। इस विद्रोह से अंग्रेज बुरी तरह डर गए थे, तो उन्होंने फौरन अपनी सेना में बड़े बदलाव किए। सबसे पहले तो भारतीय सैनिकों की गिनती कम कर दी और अंग्रेज सैनिकों की बढ़ा दी, ये पक्का करने के लिए कि सेना पर उनका कंट्रोल बना रहे। और हां, भारतीयों पर उनका भरोसा वो लगभग खत्म हो गया। लेकिन इन सब के बावजूद इस क्रांति का जो सबसे बड़ा और दूर तक जाने वाला नतीजा निकला, वो था भारतीय राष्ट्रवाद का जन्म। भले ही हम ये लड़ाई हार गए, पर इस लड़ाई ने हमें एक कर दिया। पहली बार लोगों ने अपने धर्म, अपनी जाति, अपने छोटे से राज्य से ऊपर उठकर एक भारतीय के तौर पर सोचना शुरू कर दिया था। उन्हें समझ आ गया था कि उनका दुश्मन एक है। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या 1857 की क्रांति एक सैन्य हार थी पर एक राष्ट्रवादी जीत? क्या ये वो लड़ाई थी जो जंग के मैदान में तो हारी गई, लेकिन जिसने एक पूरे देश की आत्मा को जगा दिया? इस पर जरूर सोचिएगा।